मैं हवा में चलने वाली डबल डेकर बस का प्लान कर रहा हूँ। वो 135 सीटर बस है। ऐसे एयर होस्टेस है वैसी बस होस्टेस है। पुणे में भी 50,000 करोड़ के ऐसे रोड बना रहा हूँ फ्लाईओवर कि एक ही पिलर पर नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। ये लोग मुझे भी प्रश्न पूछते हैं कि तो आप तो इथेनॉल की बात करते हैं, मिथेनॉल की बात करते हैं, फिर इतना सब होगा तो क्या होगा? पेट्रोल का अल्टरनेटिव इथेनॉल होगा और हाइड्रोजन इज ए फ्यूल फॉर फ्यूचर। आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है। अगर हाइड्रोजन डेवलप हुआ तो हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। अभी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना, UR2 बना, फिर भी ये रोड पर ट्रैफिक है। देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस, ये तोड़ डालो और एक ही पिलर पर 2 लेयर 3 लेयर ब्रिजेस बनाओ, या जमीन के अंदर पूरा एक 6 लेन टनल ऐसे पूरे अंदर से बनाओ। एक 15 दिन में हमारा रोड शुरू हो जाएगा। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हो जाएगा। तो अभी तो हमने ऐसी टेक्नोलॉजी लाई है कि रोड कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा, कितना मिट्टी डाली, कितना डाला, कौन सी क्वालिटी है, हमारे वही से वही हमारे इसमें आएगा। बदमाशी करने के लिए उसको यही नहीं, बैरियर्स हटा दिए। हमने नई टेक्नोलॉजी लाई कि नंबर प्लेट का फोटो निकालेंगे, फास्ट टैग भी आएगा। हमारा 10,000 करोड़ का फायदा हुआ। प्रदूषण ये बहुत समस्या गंभीर है। मैं रहता ही नहीं दिल्ली में, 2-3 दिन में भाग जाता हूँ। दिल से लगता है कि हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए होनी चाहिए। हेल्थ वाले कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि दिल्ली में इसी प्रकार का प्रदूषण चलता रहेगा तो आम आदमी का लाइफ 5 से 10 साल कम होगा, और उसमें 40% मैं जिम्मेदार हूँ। आपकी इंट्रोडक्शन की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है सर, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा सबको कि सर एकमात्र मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपनी मिनिस्ट्री 11 साल तक मैनेज करी है। सर ये इंडियन पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। सर आज ना 4 टॉपिक्स के बारे में बात करनी है मुझे आपसे। एक आपके अर्ली करियर के बारे में, एक ऑफ कोर्स आपकी मिनिस्ट्री के बारे में, एक सर बिकॉज हम लोग बिजनेस स्कूल में बैठे हैं तो जो PPP मॉडल आप लेकर आए इंडिया में, थोड़ी उसकी बात करेंगे, और एंड में सर जो इनोवेशंस पे आप काम कर रहे हैं, आपका फेवरेट टॉपिक आई बिलीव, उस पर आएंगे। सर स्टार्ट करते हैं आपके करियर से। सर आपका करियर शुरू हुआ इमरजेंसी के दौरान। आई बिलीव आप 19-20 साल के थे सर जब इमरजेंसी लगी, और आप ABVP से जुड़े हुए थे। 75, हाँ जी। तो सर उन दिनों की क्या यादें हैं सर, आप क्या कर रहे थे उन दिनों? एक्चुअली मैं उस समय हमारे HSC मैट्रिक जो होता है उसमें मैं 11th में था और इमरजेंसी लग गई, और मेरे घर में माँ भी एक्टिव थी, मेरे मामा जेल में चले गए, और फिर वो पूरा माहौल ही खराब ऐसा ही था। तो मैं फिर उसमें साइकिल स्टाइल मशीन आती थी, मेरा हैंडराइटिंग बहुत ख़राब रहता था, तो पेंसिल कट करने के लिए एक बहुत सीनियर व्यक्ति थे, उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ जाता था, वो पेंसिल कट करते थे, वो मशीन को लगाकर इंक आती थी वो, और वो इंक डालकर फिर वो मशीन से वो निकलते थे। फिर उसकी 100 की गड्डियाँ बनाकर मैं शहर के अलग अलग कोने में पहुंचा देता था, और फिर वो लोग उसको पॉम्पलेट बांट देते थे लोगों को। तो वो काम से मेरी शुरुआत हुई। तो वो एक बहुत बिटर एक्सपीरियंस भी था। पुलिस पीछे रहते थे, मैंने बहुत लाठियाँ खाई है आंदोलन में बहुत। फिर स्टूडेंट लीडर बना मैं यूनिवर्सिटी का, तो यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के पॉलिटिक्स में था। एक्चुअली यूनिवर्सिटी से ही मैं फिर आगे पॉलिटिक्स में आया। सर लोगों ने आप में ऐसा क्या देखा इतनी अर्ली उम्र में कि आपको इतनी लीडरशिप पोजीशन मिली और आप आगे इतना ग्रो कर पाए? एक्चुअली मैं तो जब 26 का था तो MLA का चुनाव लड़ा था, तो हार गया। राइट। तो मेरे साथ काम करने वाले भी सब 25-26 के लोग रहते थे, तो वो एक बहुत बड़ा नाश्ता लेके निकलते थे 5-6 जीपों में और घूमते थे, तो हम चुनाव में एंजॉय किया। तो अब लोगों ने मुझे क्या देखा ये आप, क्योंकि मैं कैसा हूँ मैं तो नहीं देख सकता, यही देख सकते हैं। सर आपने से बताया कि PWD मिनिस्टर आपको 95 में आई थिंक बनाया गया था महाराष्ट्र का। सर उस टाइम की क्या यादें हैं जब आपको पहली बार एक ओहदा मिला, पहली बार आपको काम करने का मौका मिला एज अ मिनिस्टर? उस टाइम क्या मिस्टेक्स रही सर आपकी जो आज तक आपको सिखाती हैं? देखो मिस्टेक्स तो देखो, इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड फॉरगिव देम। मेरे से बोनाफाइड मिस्टेक हुई। वैसे वो टेक्नोलॉजी में नहीं थी। अभी जैसे मुंबई में आप जाओगे तो मैंने फ्लाईओवर बनाए। अभी मैं चेन्नई में ऐसा पुणे में भी 50,000 करोड़ के ऐसे रोड बना रहा हूँ फ्लाईओवर, जिसका भूमि पूजन अभी 15 दिन में करेंगे। अभी चुनाव है ख़त्म होने के बाद, कि एक ही पिलर पर नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। तो अभी
ये नागपुर में हमने पहली बार बनाया, एक ही पिलर पर रोड, फ्लाईओवर, फिर मेट्रो। नागपुर में तो एक जगह ऐसा बना है जो एक्सपेरिमेंट अच्छा हुआ कि नीचे में रोड, ऊपर में दिल्ली चेन्नई मद्रास लाइन और मुंबई कलकत्ता लाइन रेलवे, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में एक समय 4 जगह थी। तो उस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो आज मुंबई में जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ना, जो बांद्रा से लेकर आगे वसई विरार तक जाते हैं और इधर सायन से लेकर कल्याण तक जाता है, तो दोनों रोड पर मैंने खूब फ्लाईओवर बनाया। अब मुझे ध्यान में आता है कि वो आज मेट्रो भी बनी अलग से, फ्लाईओवर भी बने। तब मुझे लगता है कि उस समय अगर एक ही पिलर पर अगर ये बनता तो रोड दुगने होते, लैंड एक्विजिशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ऊपर से लोगों को भी रिलीफ मिलता। फिर दूसरी बात क्या होता है कि ये हमारे सब जगह जो लोग बहुत कॉन्जर्वेटिव सोचते हैं, मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट थे, एक चार्टर अकाउंटेंट, वो मुझे बचपन में उनने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी। उन्होंने बताया थी कि बंडी सिलानी है, बनियान सिलानी है तो कुर्ते का माप दो। यानी हम जनरली क्या समझते हैं कि प्रोजेक्ट कॉस्ट के 10% 15% होंगे, हम डाल देंगे धंधा। वो बोलते थे ऐसा नहीं है, आपके पास 40% तक चाहिए। वो गड़बड़ यही हुई कि बहुत से बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास जो सपने हम देखते हैं, तो उसमें एक बात ज़रूर मैं विशेष रूप से यंग लोग हैं इनको कहूँगा कि लो एम इज़ क्राइम। छोटी ध्येय को रखना नहीं, बड़ा ध्येय रखना चाहिए। और बड़ा ध्येय रखने के बाद उसको पूरा करने की अगर आप में एक शक्ति है, पॉजिटिविटी है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल है, तो ये पक्का पूरा होता है। तो मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ, जो यूनिवर्सिटी में आपके लिए नहीं पर बाहर कभी कभी लागू होता है कि इफ़ देर इज़ ए विल देर इज़ ए वे, एंड इफ देर इज़ नो विल देर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च। ये हम पे लागू नहीं होता। आपको लागू नहीं होता। मेरा कहना है कि भाई मिस्टेक होती तो होने दो, पर आप काम करते जाओ। आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। आई लाइक ऑनेस्ट पीपल हु कैन गेट द थिंग डन। Even I like dishonest people who can take the decision, but I dislike honest people who don't want to take the decisions. Decision कराओ। मैं कभी कभी मजाक में हमारे साहब लोगों को पूछता हूँ, आप तो क्या लाजवाब व्यक्ति हो। बोले क्या हुआ साहब, आपका पत्नी से भी ज़्यादा प्रेम तो फाइल से ज़्यादा है। जो आके दबा के बैठते हो। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टीम वर्क और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर अपने को 3 टर्म हो गई सर एज रोड मिनिस्टर। आपका काम करने का तरीका, आपके डिसीजन मेकिंग का तरीका सर कैसे इवॉल्व हुआ है ओवर दीज 3 मिनिस्ट्रीज? देखो, जब समस्या आती है तो वे आउट निकलते हैं और गलती आती है। अभी जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, अब यहाँ से शायद आगे जाने के बाद एक सोना रोड इधर या उधर की तो भी है उस साइड सर। अब वहाँ से मुंबई दिल्ली आगे लगता है। अब वो ब्रिज बनाते समय मैं बहुत कह रहा था कि ये 3 फ्लोर का बनाओ। एक रोड है सहाड़ा और वहाँ से वो दिल्ली मुंबई जाता है, तो वो ब्रिज है, उसको उसमें पैसे बचाने के लिए और नीचे में करके वो पूरा थ्रू नहीं किया। अब एक्चुअली क्या होता है कि भविष्य में 25 साल का सोचना चाहिए। अब आपको आपके यहाँ की बात बताता हूँ। अभी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना, UR2 बना, और ये हमारी अभी वसंत विहार को टनल बन रही, इधर से अभी एयर स्ट्रिप से नीचे से जाके बनी, फिर भी ये रोड पर ट्रैफिक है। जी बिल्कुल। तो मेरा बहुत बार मैं कहता था कि देखो अभी आप ये जो पूरे ब्रिजेस है धौला कुआं से मानेसर तक, ये तोड़ डालो और द्वारा ओनली 2 ऑप्शंस, ये तोड़ डालो और एक ही पिलर पर 1 2 लेयर 3 लेयर ब्रिजेस बनाओ, या जमीन के अंदर पूरा धौला कुआं से उधर एक 6 लेन टनल, इधर एक 6 लेन जाने का, ऐसे पूरे अंदर से बनाओ ताकि हम लोग आगे जा पाया। अब यहाँ 1.5 लाख PCUs है, नहीं अभी 1,85,000, यानी ओवर क्राउडेड है। हाउसफुल तो सिंपल शब्द है। तो अब इसको, अब मैं भी क्या करूँ, पॉपुलेशन बढ़ाने का और ऑटोमोबाइल नंबर बढ़ाने का ऐसा एक्सपर्टाइज भारत की जनता के पास है कि कोई रोकता ही नहीं। तो अब रोज़ एक घर में 4 लोग हैं और 8 गाड़ियाँ हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कंफर्टेबल करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, ये अब मेरे मन में है।
मैंने उसमें हाथ में लिया है। मैं हवा में चलने वाली डबल डेकर बस का प्लान कर रहा हूँ। फिर एक फ्लैश चार्जिंग बस का भी नागपुर में शुरू कर रहा हूँ। वो बहुत सुंदर है। वो 135 सीटर बस है और उसमें एयर कंडीशन बस है, एग्जीक्यूटिव चेयर है, सामने से एंट्री है। उसमें हवाई जहाज में जैसे चाय पानी नाश्ता मिलता है वो मिलेगा। ऐसे एयर होस्टेस है वैसी बस होस्टेस है। और बस वो एक जगह स्टॉप पे खड़े रहेगी। तो सीमेंस और हिटैची की टेक्नोलॉजी है। अब टाटा ने उसकी फैक्ट्री डाली है धारवाड़ में, और मेरे कारण ही डाली है। और वो फ्लैश चार्जर नीचे आता है और 40 किलोमीटर बस चार्ज हो जाती है। और बस का किराया डीजल बस से 30% कम है। तो नेचुरली एकदम आप गाड़ी के बजाय, और उसमें सामने लैपटॉप है। तो अगर आपके स्कूल में अगर कोई दिल्ली से आने वाला है तो अब गाड़ी पे नहीं आएगा, वो अपना वैसे सोकर और लैपटॉप देखते हुए बराबर आपके यहाँ उतर जाएगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्या होगा, व्हीकल का यूज़ कम होगा। तो जैसे आपकी मिनिस्ट्री हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बजट्स, हाउ डू यू डिसाइड कि सर कौन सी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, कौन से हाईवे में आज इन्वेस्ट करना है, कौन से में अगले साल करना है? सर वो प्लानिंग जो होती है, आपका जो वॉर रूम होता है, वो कैसे मैनेज होता है सर? सर इतने जगह ट्रैफिक जाम है, इतनी ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा है कि अब हम ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, देखो ब्राउन एक्सप्रेस हाईवे ने एग्जिस्टिंग रोड को हम लोग बढ़ा रहे हैं और ग्रीन ने नई अलाइनमेंट तैयार करके जा रहे हैं। अभी जैसे एक 15 दिन में हमारा रोड शुरू हो जाएगा। अक्षरधाम से 36 किलोमीटर एलिवेटेड रोड है और बाद में देहरादून का रोड है। तो दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हो जाएगा। तो नेचुरली क्या होगा कि ये ग्रीन है। तो अब इतने प्रपोजल्स और हम लोग लगातार इवॉल्व करते रहते हैं। जैसे आप हार्ट का ऑपरेशन होता है ना, तो ब्लॉक कहाँ देखते हैं, एक ब्लॉक निकालते हैं, फिर चालू करते हैं, फिर दूसरा दिखता है। तो हमारा शरीर रोड का ऐसा ब्लॉक है, जहाँ वहाँ ब्लॉक ही ब्लॉक है, तो उसको दूर करते हुए आगे जाते हैं। सर मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं जलंधर से हूँ सर। और पहले तो मैं जीटी रोड से जाता था, पर अब जो दिल्ली कटरा बन रहा है सर, उसने लाइफ इतनी ज़्यादा आसान कर दी है, मैं क्या बताऊँ आपको। जेन्युइनली थैंक यू सो मच पर्सनली। थैंक यू। अब मैं सुबह जलंधर से निकलता हूँ, यहाँ पहुँच जाता हूँ ऑफिस के लिए, और शाम को मॉम डैड के साथ में dinner अभी करता हूँ। आपके यूनिवर्सिटी से आप मुंबई में अगले साल समाप्त होने के बाद आप 12 घंटे में पहुंच जाएंगे। There you go. So we can have more students from Bombay. Sir, you know, we hear so many success stories कि हमने इतना कुछ किया है. Sir, what are some of the success stories जिसके बारे में शायद बच्चों को नहीं पता? देखिए, सबसे पहली बात जो मैं मानता हूँ, टनेल्स, रोड, ब्रिजेस, हाईवेज तो बहुत बने हैं। मैं शिपिंग में भी काम किया, मैंने पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज का वाटरवेज किया। मेरे लाइफ का, जब मैं बचपन में स्कूल में था तो मैं सिटी एरिया में रहता था। तो मेरी माँ, बहनें और उनके साथ मैं स्टेशन पे जाता था, तो एक चढ़ाव आता था तिलक पुतला करके। तो बेचारा साइकिल रिक्शा वाला, हम 4 लोग बैठे रहे, उसको हालत ख़राब हो जाती थी, तो मैं नीचे उतरता था, उसको धक्का मारता था। तब मुझे बड़ा बुरा लगता था कि ये कितना इसको तकलीफ़ होती है। और इसलिए मंत्री बनने के बाद मैंने IIT, टेक्निकल इंस्टीट्यूट को सबको बुलाया और मैंने कहा इसका कुछ सॉल्यूशन तैयार करो। और उसी से फिर मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा तैयार हुआ। फिर 1 क्विंटल का बोरा आप पीठ पर रख के लोग ले जाते थे। तो करीब 1.5 करोड़ लोग साइकिल रिक्शा चलाते थे और कुछ रिक्शे कंधे पे रखकर, बंगाल में वो कंधे पे आदमी को खींचते थे। तो अब मैंने ये जो मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा, ई कार्ट लाया है, उससे करीब 2 करोड़ लोगों का मानवीय शोषण समाप्त हुआ और उनको मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा, ई कार्ट मिला। ये मेरे लाइफ में मुझे तसल्ली देने वाला सबसे अच्छा काम हुआ, ऐसा मुझे लगता है। तो सर आपको एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया, CEO ऑफ इंडियन हाईवेज, आपको एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है सर। इनफैक्ट मैंने सुना कि दुबई गवर्नमेंट ने आपको बोला कि आप प्लीज़ एक्सपोर्ट हो जाइए इंडिया से दुबई, कि वहाँ भी रोड्स बनाइए। सर व्हाट इज़ द सीक्रेट, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ द एफिशिएंसी, जो और मिनिस्टर्स भी आपसे सीख सकें, और स्टेट के मिनिस्टर्स? तो सबसे पहले जो है कि मैं सब काम करूँगा, दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ पावर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द मैनेजमेंट। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है कि टीम वर्क, और इसमें मैथमेटिक्स का एक अच्छा सिद्धांत है
कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है. बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, एंड ट्वाइस ए बी इज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट. तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप पहली बात टीम वर्क तैयार करिए. अभी मैं कोई काम, या आप मुझे इतना क्रेडिट देते हो, मुझे संकोच हो रहा है, ये मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है. मैं लाखों लोग काम कर रहे हैं, बीइंग ए लीडर मुझे उसका क्रेडिट मिलता है, पर काम करने वाले कितने लोग हैं. एक टीम है, वो काम करती है रात दिन, मैं भी उनके साथ काम करता हूँ. सर यू नो वेरी इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये तो हम एमबीए में सिखाते हैं. पर सर मैंने कुछ स्टोरी सुनी है कि आप अनअनाउंस्ड बिना बताए कभी कभी साइट्स पे चले जाते हैं, रोड की साइट्स पे जो अंडर कंस्ट्रक्शन होती हैं. तो सर ऐसी कोई साइट विजिट की स्टोरी बताइए जहाँ पे आपको जाके कुछ सरप्राइज हुआ हो, ये क्या चल रहा है. आप मुंबई गए होंगे तो सायन आपको पता होगा, और सायन मैंने देश का सबसे ट्रैफिक जाम वाला, तुम्हारे गुड़गांव से भी ज़्यादा था. तो वहाँ एक ब्रिज बनाने का काम चल रहा था, तो वो ब्रिज मैंने ही बनाया सायन का. तो मैं एक बार रात को 1:30 बजे वहाँ गया था, क्योंकि रात को वो 12 से 5-6 बजे तक काम करते थे, बाकी संभव ही नहीं था. तब मैं वहाँ गया, तो वहाँ जाने के बाद तो वो मैं जब थोड़ा, मेरे साथ एक कोई पुलिस वाले रखे नहीं थे मैंने, तो वो गार्ड था, वो बोले रुक जाओ, अंदर नहीं जाना. बोले ठीक है मैं जाता हूँ. थोड़ा गया, बताया ना, बोले तुमको आगे बताओ इधर क्यों आ रहे हो. फिर मैं गया वहाँ, फिर मैंने बोला साइट वाले से बात करनी है. फिर उसको बुलाया, वो आया, बोला कौन है इंचार्ज साइट का, तुमको क्या करना है. ऐसा वैसा. फिर मैं इधर उधर घूमते रहा. फिर मैंने उसको बताया कि मैं देखने के लिए मैं मिनिस्टर हूँ. एकदम डर गया, तो उसको लगा कि क्या हुआ, इसको पसीना छूट गया. फिर मैंने बोला डरो मत, मुझे देखना है सब, तो करी अड़चन क्या है, काम कैसे करते हो. तो ये एक अच्छा अनुभव आया मुझे कि अचानक जाने के बाद एक्चुअल बातें पता चली. दूसरा, मैं एमएलए हॉस्टल रहता था, तो मुंबई में रहने का बड़ा प्रॉब्लम है. हमारे रूम एक रूम, एक छोटी रूम कि ऐसा बहुत छोटी जगह में रहते हैं. एमएलए हॉस्टल, मैजेस्टिक एमएलए हॉस्टल, वो फ्लोरा फाउंटेन पे है. 401 की मेरी रूम थी. तो वो लोग हार्ट के ऑपरेशन के लिए काउंसलर सब लोग रहते थे. तो एक दिन रात को मैं पिक्चर देखकर मेरे एमएलए के साथ आया, दरवाज़ा बेल बजाई. उसने दरवाज़ा खोला, कौन चाहिए. साहब बाहर गए हैं. मैंने बोला अच्छा कौन हो आप, तुमको क्या करना है, तुमको कौन चाहिए. अबे मैंने बोला मेरे रूम है, तुम मुझे पूछ रहा है. तब उसको पता चला कि मैं वो रूम का असली ये मैं हूँ. तो ऐसी बहुत सी बातें आती है, पर मैं जनरली अपनी आइडेंटिटी छिपा कर, आजकल मुश्किल हो गया कि अभी मैं प्लेन में आता हूँ तो वो सब लोग फ़ोटो निकालते हैं आजकल. फिर मैंने एक दिन बोला जिस आदमी ने मोबाइल में फ़ोन डाला वो कभी मिला तो उसकी धुलाई करूँगा. इतने लोग पीछे पड़ते हैं. तो पर एयर होस्टेस ने पहले कहा सॉरी डोंट डिस्टर्ब कर, डांट दिया सबको. फिर मैं बैठ गया चुपचाप. फिर मेरे पास आई, सर थोड़ा कोने में आएंगे क्या उधर. बोला क्यों, मुझे फ़ोटो निकाल. मैंने बोला अभी तुमने बताया ना डिस्टर्ब मत करो. सर प्लीज़, मेरा भाई आपका बड़ा फ़ैन है. बोला ठीक है. फिर उसके बाद पायलट आया. तो मैंने उनको कहा कि देखो इंडिगो में हर चीज़ पैसे देकर मिलती है. तो जैसे आप किसी साइट पे गए या किसी कॉन्ट्रैक्टर से मिले, जैसे हम भी जब वेंडर से मिलते हैं तो वेंडर को होता है सर ये तो मुमकिन ही नहीं है, इम्पॉसिबल है ये काम होना आपका. हम कुछ एक टारगेट देते हैं, हम कुछ एक उनका एक्सपेक्टेशन बताते हैं. तो सर ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि आपने बोला ये बनाना है हाईवे, अब मैं प्राइम मिनिस्टर को बोल चुका हूँ, जनता को बोल चुका हूँ. तो मैं मेरे स्वभाव में भी ये इस तारीख को आपको होना है ना होना है, यू गो इनटू हेल, आई डोंट नो एनीथिंग. बोला ये होना है बस, आई डोंट नो. और क्वालिटी में खराब किया तो ऐसा ठोकूंगा साले भूल जाना. ये भी बोलता हूँ. गुस्से से काम होता है सर. हाँ मतलब ये जो अब कॉन्ट्रैक्टर लोग मुझे डरने लगे, बहुत डरते हैं. मैं बोला अभी कॉन्ट्रैक्ट हो जेल में डालूंगा तुमको. टोल वाले को बोला जेल में डालूंगा. और मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं जो कॉन्ट्रैक्टर बेईमानी करेंगे ना, तो मैंने प्लान बनाया, मैं 2-4 को जेल में डाल दूंगा. मैंने बोला मैं तुमको देखना चाहता हूँ, तुम साले लॉकअप में बंद हो. बोले सर
आप कुछ भी बोलोगे। मैंने बोला देखो मेरी इतनी न्यूसेंस वैल्यू है कि मैं तुम्हारी कंपनी पब्लिक लिमिटेड है, लिस्टेड है, साले एक बार तुम्हारे खिलाफ बोलूँगा तुम्हारा शेयर डाउन हो जाएगा, याद रखना। हो गए डाउन कुछ नहीं सर, पर इससे जो एक अच्छी कंपनी जो अच्छा काम करना चाहती है बट बिकॉज ऑफ सम रियलिटीज नहीं कर पा रहे फॉर व्हाटएवर रीजन, तो इससे सर देखो आपको एक बात बताता हूँ, अच्छा काम करना चाहते कुछ बार बोनाफाइड मिस्टेक्स होती है, टेक्नोलॉजी की भी ट्राई एंड एरर मेथडोलॉजी में प्रॉब्लम आते हैं, उसको छोड़ देना चाहिए। क्या होता है, एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो किसी के हाथ में नहीं होते हैं, पर क्या होता है कानून क्या कहता है, एक बार कुछ भी हुआ लो नोटिस, कार्रवाई करो। पर ऐसे लोग जब आते हैं और मुझे बताते कि हमने गलती नहीं की है, तो मैं उनके प्रति जो भी मदद करके उनको रिजॉल्व करने की भी कोशिश करता हूँ, नियत को देखते हुए। हाँ देखो, इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड फॉरगिव देम, इंटेंशंस खराब है और मैलाफाइड मिस्टेक्स है तो ठोको उनको, फिर छोड़ना नहीं। सर जैसे इंडिया में कुछ टाइम पहले तक सोशलिस्ट हैंगओवर था सर, कि जो उद्योगपति हैं वो चोर हैं, मतलब हम मानते थे सर। तो जब आप पहली बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट लेकर आए, बीओटी लेकर आए महाराष्ट्र में, तो उससे मुश्किलें भी काफ़ी आई होंगी टू कन्विंस एवरीबडी कि हमें करना चाहिए। देखिए ये कैसा हुआ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि मेरे पास बजट 1200 करोड़ का था और मुझे एमएलए जो काम मांग रहे थे वो 22,000 करोड़ के थे। यानी एक रोटी है और खाने वाले 100 लोग हैं, तो संभव नहीं है। तो मैं सोचता था, उतने में मैं जब मंत्री बना तो मैंने पीडब्ल्यू मिनिस्टर था, तो मैं वहाँ जाता था, वहाँ 18 हाईकोर्ट जज रहते थे और मैं अकेला मंत्री था। मुझे फ्लैट वो मलबार हिल पर एक रॉकी हिल करके बिल्डिंग है, वहाँ रहता था। तो मैंने उसको बोला कि क्या क्या मिल सकता है, तो उसने कहा कि आपको टीवी मुझे ला के दो। तो बोला टीवी तो सर इसमें नहीं आता है, आप बोलो तो हम ला देंगे। बोला नहीं होना, नियम में बैठता है तो ला, तो मत लाओ। तो मैं मलबार हिल पर एक दुकान में गया। अब दुकान में गया तो मैंने टीवी पसंद किया और उस समय लगा मुझे इंस्टॉलमेंट पर चाहिए। हाँ बिल्कुल, नाम बताया तो उसको ध्यान में आया, मैं मंत्री हूँ। तो ये पीस अच्छा नहीं है, नया आने के बाद आपके घर भिजवा देता हूँ। ठीक है, बोला कहीं साइन वगैरह लगते होंगे, नहीं मैं करके करूँगा। उसका पीस कभी आया ही नहीं, क्योंकि मंत्री की क्रेडिबिलिटी ऐसी है कि ये अगर इंस्टॉलमेंट पे ले जाएगा तो पैसे देगा कि नहीं देगा। तो वो उसने मेरे को, तब मुझे लगा विचार करते करते कि टीवी अगर इंस्टॉलमेंट पे मिलता है, कार अगर इंस्टॉलमेंट पे मिलती है, फ्लैट अगर मिलता है 10 साल के ऊपर, तो ब्रिज टनल और रोड क्यों नहीं बनता। और उसमें पहला बीओटी प्रोजेक्ट देश का, ठाणे भिवंडी बाईपास जो मुंबई नासिक रोड पर है, वो पहला प्रोजेक्ट मैंने बनाया, भारत सरकार से परमिशन ली। पर जैसे ये दिया उस समय माहौल ऐसा था कि हाउस में खूब हल्ला मचा, और हमारे यहाँ वो बहुत नेता थे, बोलते थे अब तो रोड तुम बीओटी पे दे रहे हो, सरकार भी दो ना भाड़े पे, तुम क्यों चलाते हो, ऐसे सब कमेंट्स आती थी। पर मैंने फिर वो 55 फ्लाईओवर बनाया। एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने पब्लिकली कहा कि द इंस्पायरेशन एंड मोटिवेशन बिहाइंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि मैं गरीब लोगों के लिए अच्छे रोड बनाऊं। तो महाराष्ट्र में फ्लाईओवर्स, वर्ली बांद्रा, ये सब मैंने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से किए, और जो पैसे बचे वो 16,000 गाँवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम किया। वो पूरा बजट उधर डाइवर्ट किया। अगर वो मैं डाइवर्ट इधर अगर वो पैसे डाल देता तो उन गरीबों को रोड नहीं मिलते। तो इसलिए ये पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जो मैं उस समय कंसेप्ट, अभी तो पॉपुलर हो गया। आपको तो मैं अच्छी बात बताऊंगा, आप इस प्रोजेक्ट का स्टडी करिए। मथुरा में मैंने 90 mld स्लज थी, गंदा पानी, उसको शुद्ध करके एक हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट निकाला। बीओटी हाइब्रिड एन्युटी का मतलब 40% फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड 60% फ्रॉम द इन्वेस्टर। और फिर मैं इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है उनके पास गया, वो वैद्य साहब थे, उनको बुलाया। मैंने बोला आप पानी कहाँ से लेते हो? यूपी सरकार से, इरिगेशन डिपार्टमेंट से। कितने पैसे देते हो? बोले 25 करोड़। बोला आप चिंता मत करो, मैं आपको 20 करोड़ 5 करोड़ बचा देता हूँ। और फिर टेंडर निकाला, त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी आई। अब वो 20 करोड़ साल के दे रहे, 40% सरकार के, 60% उन्होंने लगाए और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। इवन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में भी पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। मैं आज 10 साल हो गए,
मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे शहर का टॉयलेट का पानी हम बेचते हैं और आपको ताज्जुब होगा, हमको 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। हमने एक रेलवे लाइन खरीदी की 2.5 करोड़ में, और वो 2.5 करोड़ में जगह खरीदी 35 हेक्टर, और उस पर अभी एक लंदन स्ट्रीट, अब उसका नाम ऑरेंज स्ट्रीट है, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ने डिज़ाइन किया और कारपोरेशन के लिए खरीदी की, और 2.5 करोड़ की जगह से हमने कारपोरेशन को 2,500 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया। तो ये क्या है कि जो है उससे लो और जो गरीब है उसको मुफ्त में दो, यही तो कल्याणकारी राज्य में अपना प्रिंसिपल है। इकोनॉमिक्स भी सेंस बनती है। और दूसरी बात एक हो, ये जो सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट, ये तीनों बातें वर्ल्ड की समस्या को सुलझा नहीं सके। तो पहली बात तो ऐसी है कि ये जो हमको है गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी हमारी चैलेंजेस है, सवाल है, और उसको सॉल्व करना होगा तो उद्योग, व्यापार, ट्रेड, बिजनेस को बढ़ाना होगा। उद्योग व्यापार को बढ़ाना होगा तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन होगा तो आएगा। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उद्योग व्यापार बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी, और ग्रोथ बढ़ेगी तो गरीबी भी दूर होगी, रोजगार भी निर्माण होगा। तो ये जो आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ट्रेड बिजनेस वो वेल्थ क्रिएटर नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, और इसलिए हम उसके तरफ निगेटिव इससे देखते हैं, वो नहीं देखना चाहिए। और मैं दूसरी बात आपको कहूँगा कि अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आने वाले 50 साल में है तो वह है नॉलेज। नॉलेज एज ए पावर, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। आप यहाँ जो नए नई चीज़ें कर रहे हो, ये जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है, ये आपकी एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट, रिसोर्सेज इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट एंटरप्रेन्योरशिप इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज, उद्यमशीलता। और दूसरी बात मैं आपको विशेष रूप से विद्यार्थियों को जरूर मेरे अनुभव से बताऊंगा कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन appropriate technology, appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. अभी हमने ये आपका दिल्ली मुंबई हाईवे में UR2 में हमने दिल्ली का करीब और डॉलर अहमदाबाद पूरे देश में 80 लाख टन कचरा सेग्रीगेट करके डाल दिया रोड में। और प्लास्टिक, ग्लास और मेटल को रिसाइकल हुआ। और मेरा सपना है ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन निकलेगा, मीथेन से CO2 अलग करके बायो CNG जो आप गाड़ियों में यूज़ करें वो बनेगा, या मीथेन से हाइड्रोजन बनेगा। और हाइड्रोजन इज़ ए फ्यूल फॉर फ्यूचर। आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, अगर हाइड्रोजन डेवलप हुआ तो हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। और इसलिए मेरे पास गाड़ी है हाइड्रोजन पे चलने वाली, आज मैं लेके नहीं आया वो, आज एथेनॉल वाली आई। आज फ्लेक्स इंजन इथेनॉल वाली है। तो वो जो गाड़ी है उसका नाम है मिराई, टोयोटा की, मर्सिडीज जैसी सुंदर गाड़ी है, पूरी कंफर्ट्स, नो पोल्यूशन। और वो गाड़ी का नाम है मिराई, ये जापानी वर्ड है। जापानी वर्ड मीन्स, जापान उसके वर्ड का अर्थ है फ्यूचर, भविष्य। और मैं ये जो गाड़ी लेके आया हूँ इनोवा, ये फ्लेक्स इंजन है, अब ट्रैक्टर भी ऐसे बन रहेंगे। तो ये गाड़ी 100% बायो इथेनॉल पर है। इथेनॉल ब्रोकन राइस से, कॉर्न से, कचरे से, बाम्बू से, शुगर कैन जूस से, मोलाइसिस से बनता है। और ये 100% इथेनॉल, ये गाड़ी 60% बिजली तैयार करती है। और अगर तुलना की जाए तो 1 लीटर पेट्रोल में जितना एवरेज मिलता है इसका खर्चा 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव आता है। नो पोल्यूशन। 25 रुपये वर्सेस 120 रुपये। 120 रुपये और नो पोल्यूशन। और हम 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम अल्टरनेटिव और बायो फ्यूल पे जाएंगे, 22 लाख करोड़ के इंपोर्ट को बचाएंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मैं उसका मंत्री भी हूँ। मैं जब मंत्री बना तो 14 लाख करोड़ की थी। एनुअल। अभी 6 महीने पहले हमारी
7वें नंबर पे जो इंडस्ट्री थी वो तीसरे नंबर पर आई। हमने जापान को पीछे डाल दिया है। अब पहले नंबर पर यूएसए है 79 लाख करोड़, सेकंड पे चाइना है 49 लाख करोड़ और थर्ड इंडिया है ये 22 लाख करोड़। ये इंडस्ट्री है जिसने अभी तक 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब दी है। ये इंडस्ट्री 4.5 करोड़। ये इंडस्ट्री है जिसने अभी तक जीएसटी के रूप में भारत सरकार और राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा जीएसटी दिया है। ये इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है और मेरा अभी मिशन है कि इस इंडस्ट्री को वर्ल्ड में 5 साल के अंदर नंबर 1 पर ले जाना विथ अल्टरनेटिव फ्यूल एंड बायो फ्यूल। और मुझे लगता है ये अगर होगा तो ये 22 लाख करोड़ रुपए ये रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल इंडस्ट्री में जाएंगे तो स्मार्ट शहर नहीं स्मार्ट विलेज बनेंगे और गांव गरीब मजदूर किसान समृद्ध और संपन्न बनेंगे। दैट इज टू बी मिशन आई हैव टू। फ्यूचर में सर 3 चीजें अपने को दिखती हैं, अपने को ईवी, E100 एंड हाइड्रोजन, ये 3 ऑप्शन दिखती हैं। आपके माइंड में सर क्या रैंकिंग है इन तीनों की? देखिए पहली बात तो आप ये लोग मुझे भी प्रश्न पूछते हैं कि तो आप तो इथेनॉल की बात करते, मिथेनॉल की बात करते, सीएनजी की बात करते, हाइड्रोजन की बात करते, इलेक्ट्रिक की बात करते, फिर इतना सब होगा तो क्या होगा? पहली बात हमारा इंपोर्ट इतना ज़्यादा है, वो बढ़ते जा रहा है। यानी हम सब इतनी कोशिश इथेनॉल इलेक्ट्रिक सब लाने के बाद भी बढ़ रहा है और अभी लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी 16% है थी। मैं उसमें भी अच्छी बात आपको बताऊंगा। बाद में यूरोपियन कंट्री की 12% थी, अमेरिका की 12% थी और अभी एक KPMG ने भी रिपोर्ट दिया है और एक चेन्नई बेंगलोर IIT बंगलोर IIM और चेन्नई IIT और कानपुर IIT ने अध्ययन किया है कि अच्छे रोड बनने के कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 5 से 6% कम हुई है। तो मैंने ये कहा था कि दिसंबर ये इसका गया वो ये समाप्त होने के पहले हम सिंगल डिजिट में आएंगे। तो हम 9% पर अगर अभी आए हैं, ऐसा मुझे विश्वास है, तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना होगा। तो आने वाले समय में देश के लिए मैक्सिमम एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट को कम करना, ये सबसे बड़ा नेशनलिज्म है और इसलिए मुझे लगता है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने से बहुत देश में बदल होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा इसका। बिल्कुल। तो सर E100 तक पहुंचने के लिए या फिर जो हमारा हाइड्रोजन का ड्रीम है वहां तक पहुंचने के लिए सर क्या क्या अड़चने अभी को दूर करनी है? अभी अड़चने है अभी ऐसा है कि पहली बात तो हमारे जो पॉलिसी में कुछ नॉर्म्स है वो किए बिना वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, उसकी चर्चाएं चल रही है। मैं थोड़ा उसका ओपनली बोलना ठीक नहीं होगा, पर अभी इंडियन ऑयल ने 350 इथेनॉल के पंप खोले हुए हैं। अब क्या हुआ कि इथेनॉल जब पेट्रोल में जाता है 20% तो जीएसटी 5% है और 20% से ज़्यादा 100% यूज़ करेंगे तो 18% आ जाएगा। तो उसको कम करने के लिए हमने प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट की है। तो नेचुरली मुझे ऐसा लगता है कि पेट्रोल का अल्टरनेटिव इथेनॉल होगा। अब इथेनॉल अभी हमारे पास 1400 करोड़ लीटर इथेनॉल की रिक्वायरमेंट है और हम जो ये टेलीकम्युनिकेशन के टावर है उसमें डीजल जनरेटर है, वहाँ 400 करोड़ लीटर हम इथेनॉल यूज़ करते हैं, अपना ये डीजल यूज़ करते हैं। तो अभी किर्लोस्कर ने इथेनॉल पर और आइसोब्यूटेनॉल पर जनरेटर सेट मैंने लॉन्च किया पूना में 2 महीने पहले। तो अब ये इथेनॉल तो आएगा ही 100%, फिर इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बनता है। आइसोब्यूटेनॉल इज़ ए अल्टरनेटिव फॉर डीजल। तो हमारी ट्रक ट्रैक्टर आइसोब्यूटेनॉल पर बने, ये मैंने ट्रैक्टर कंपनियों को मैंडेट दिया है। अभी कुछ ट्रैक्टर कंपनियों ने ऑलरेडी CNG और इथेनॉल फ्लेक्स इंजन पर ट्रैक्टर भी बनाया, तो किसान की 1 लाख रुपए की बचत होगी। अब इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर आ गया। अभी आपको मैंने अभी ये सोनीपत में एक लॉन्च किया, बख्शी एंड कंपनी का प्रोजेक्ट था, वो लॉजिस्टिक कंपनी है। उन्होंने चाइना की वो जो रेणुका शुगर वाले हैं उन्होंने वो ट्रक लाई है प्रोटॉन करके और फ्लैश चार्जिंग है, फ्लैश चार्जिंग नहीं स्वैपिंग है बैटरी, और वो मुद्रा पोर्ट, कांडला पोर्ट और JNPT से कंटेनर डायरेक्ट सोनीपत लेके आएंगे और लेके जाएंगे। तो 110 रुपये जहाँ डीजल लगता है वहाँ 10 रुपये की बिजली लगेगी। तो अब इलेक्ट्रिक ट्रक आ रहे हैं और इतना ही नहीं, तो अब हमने हवाई ईंधन भी बना लिया है। पानीपत में राइस स्ट्रॉ परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 150 टन बायो बिटुमिन और 78,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल
हवाई ईंधन भी बनाया। तो हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता, ऊर्जादाता नहीं, ईंधन दाता नहीं, बिटुमिन भी बन रहा है, डांबर दाता, अब हवाई ईंधन दाता बनेगा तो गांव समृद्ध होंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमने जो प्रयोग किया कि परली से बिटुमिन बनाया और पहला 1 किलोमीटर रोड ये नागपुर जबलपुर रोड पर हमने बनाया। फिर सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफाई किया कि दैट इज प्रूव टू बी बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमिन। हमारे देश में करीब 95 लाख टन बिटुमिन लगता है, 50 लाख टन हमारे रिफाइनरी की कैपेसिटी है, 50 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। तो अब हम ये करेंगे कि हमारे बरेली जलने के बजाय ये प्रदूषण भी दिल्ली का कम होगा। उसके 15 भी पेटेंट लिया है सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, और एक 15 दिन के बाद वो पेटेंट 15 लोग खरीद रहे हैं। तो अब बिटुमिन बरेली से बनेगा और उसके रोड बनेंगे, हमारा इंपोर्ट बचेगा, किसानों को 2,500 रुपये टन बरेली का भाव भी मिलेगा और एक प्रकार से प्रदूषण में भी कमी आएगी और हम आत्मनिर्भर बिटुमिन में बनेंगे। And it's very inspiring, sir. Honestly, guys, this is. We're looking forward to that. Practically speaking, sir, ये journey कितनी लंबी होगी सर हमारी to completely go on to alternate fuels? सर देखो अभी क्या है मैंने जब इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया पहला, तो मुझे एक पत्रकार ने पूछा, बड़े चैनल पे था मैं, और बोला इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अभी कोई गाड़ी बंद पड़ी? अब सब इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक बस पूरी आ गई। अब दिल्ली का फ्लीट पूरा इलेक्ट्रिक पे जा रहा है। फिर अभी क्या है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है तो आप 30,000 रुपये का पेट्रोल अगर यूज़ करते होंगे तो इलेक्ट्रिक 2 से 2,500 रुपये का, और पोल्यूशन नहीं है। अब दूसरी बात ऐसे कि जब हमने इलेक्ट्रिक कार शुरू की तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी, अब वो $55 पर किलोवाट पर आवर आई, तो 40% कॉस्ट तो बैटरी की थी। तो पेट्रोल डीजल की कार में मेरा अनुमान है कि इलेक्ट्रिक कार और सस्ती हो जाएगी और फिर लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो लिथियम आयन बैटरी थी, बैटरी केमिस्ट्री में, उसमें सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी और लिथियम सब थी। अभी एक 15 दिन पहले एक दिल्ली IIT के छात्र ने मुझे एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी का 5 साल का प्रूवन प्रयोग किया। अब पेट्रोल डीजल के बजाय एल्यूमिनियम शीट ये फ्यूल है और वो सक्सेसफुल हो गया। तो अब आने वाले समय में, और उसने दूसरा किया कि ट्रक और बस को उसने ऐसा एक इक्विपमेंट लगाया कि 90% पोल्यूशन कम हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने बताया ना कि इनोवेशन, रिसर्च, और हम लोग, हमारे जवान लड़के बहुत कॉम्पिटेंट है। अभी 400 2 व्हीलर के मैन्युफैक्चरर हैं और हमारा 50% 2 व्हीलर बजाज, TVS, हीरो, होंडा के सब एक्सपोर्ट होते हैं 50%। तो आने वाले समय में ये जो टेक्नोलॉजी में लगातार इम्प्रूवमेंट हो रही है और ये लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्काई इज़ द लिमिट। और मुझे लगता है कि ये कठिन है, टाइम लिमिट देना मुश्किल है, पर ये बात लोगों तक पहुंचाने का मैं तो अपना लाइफ मिशन के रूप में ये काम करता हूँ। प्रदूषण ये बहुत समस्या गंभीर है। मैं रहता ही नहीं दिल्ली में, 2-3 दिन में भाग जाता हूँ, क्योंकि इतना, देखिए कोई भी सोसाइटी के 3 इम्पॉर्टेंट पिलर हैं, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन। अब मुझे दिल से लगता है कि हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए होनी चाहिए। अभी लोग, हेल्थ वाले कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि दिल्ली में इसी प्रकार का प्रदूषण चलता रहेगा तो आम आदमी का लाइफ 5 से 10 साल कम होगा। और इसलिए प्रदूषण को कम करने के लिए वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द रीजंस, और उसमें 40% मैं जिम्मेदार हूँ, मेरा डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर का पोल्यूशन है। और ये मैं परली पे अलग अलग बात, मैंने किताब भी लिखी है जो सुप्रीम कोर्ट को प्रेजेंट की थी। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसके लिए रोड सेफ्टी और प्रदूषण, 2 चीज़ों के लिए आप ज़रूर मदद करिए। 5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं हर साल देश में, 1,80,000 मौतें होती है, और मरने वालों में 1836 एज ग्रुप में यंग लड़के 66% है। और अगर ये 50% लोगों को एक्सीडेंट होने के बाद अगर हम हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तो हम उनकी जान बचा सकते हैं।
50,000 लोगों की। और इसलिए हमने एक स्कीम तैयार की है कि जो एक्सीडेंट दिखने के बाद उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचाएगा, उसको हम राहवीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपये का अवार्ड देंगे। और जो किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट करें, हॉस्पिटल उसका 7 दिन का जितना खर्चा होगा मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक हम अपने तरफ से देंगे। लोगों की जान बचाने में ये जो रोड सुरक्षा और ये एयर पोल्यूशन, 2 बातों के लिए आप जैसे यंग लड़के लड़कियां सब लोग जरूर पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करिए, ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा। Sir, politics aside, China has done really well when it comes to infrastructure and roads also especially. What can we learn from China? आप देखते होगे सर एज अ केस स्टडी। देखिए, जो अच्छा वर्ल्ड में है, विश्व में है और देश में है, हर चीज़ में क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम सबकी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है कि हम खुद को बहुत होशियार समझते हैं और मैं एक होशियार हूँ, बाकी दुनिया बेवकूफ़ है, ऐसा समझते हैं। ये सबसे गलत बात है। हम कितना भी काम करें, कितना भी मेरिट में आए, कितना भी सक्सेस मिलने के बाद हम देखते रहे कि हम अच्छी चीज़ क्या है और उसको स्वीकार करें। तो मैं अक्सर चाइना में भी अच्छी बात है, यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में है, अपने देश में है, प्रयोग करने चाहिए। और प्रयोग किए बिना कैसे पता चलेगा कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो कभी कभी मैं बहुत प्रयोग करता हूँ, तो कभी मेरे घर पर भी मैं अनेक दवाइयाँ लेता हूँ, तो मेरी पत्नी बोलती है आप कितने डॉक्टर की दवाई लेते हैं? मैंने बोला कोई तो नेम लग जाएगा। तो कभी कभी प्रयोग करते रहना चाहिए और जो सक्सेसफुल प्रयोग होंगे उसको स्वीकारना चाहिए, जो नहीं होते उसको छोड़ देना चाहिए। देखो, रास्ते पर चलने के बाद एक्सीडेंट होता है तो कोई रास्ते पर चलना बंद करता है क्या? सर जैसे ये बाकी कंट्रीज में भी पीपीपी मॉडल्स चलते हैं, क्योंकि कुछ और बिजनेस मॉडल्स भी हैं। सर अभी हमने बहुत इसके पीपीपी के हाइब्रिड एन्युटी, पीपीपी, टीओटी, इनवीट, बीओटी, अब बीओटी में भी बीओटी पर अलग अलग प्रकार की पॉलिसी बनाई। सर अभी हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, खर्चा करने की कमी है। नो मतलब बस इस चीज़ का कि पैसे कमी नहीं, खर्चा करने की कमी है। वो जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन, अभी हमने तय किया है कि 90% लैंड एक्वायर्ड किए बिना नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेंगे, नहीं करें, अपॉइंटमेंट डेट नहीं देंगे, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस को नहीं देंगे, अतिक्रमण हटाए बिना नहीं करेंगे। अभी ये तुम्हारे रोड पर आगे दिल्ली जयपुर जो पुराना है, हमारे सर्विस रोड पर अतिक्रमण है, अब हटाना पड़ेगा तो सर्विस रोड बनेंगे। अभी मैंने कहा है सरकार को, राजस्थान और हरियाणा सरकार को, ये रोड पर एक पेट्रोल पंप था, तो वो मंत्री भी थे बाद में बेचारे, तो मैंने एक बार नाराज होकर कहा उनको कि तुम जिस दिन तक ये पेट्रोल पंप नहीं हटाओगे मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। महिला आती थी बहुत, ये रोड पर बहुत दिनों तक वो रोड अटका हुआ था, हटा दिया। तो जैसे अभी आप प्रीकास्ट की बात करते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं रोड सर्वेज वगैरह के लिए, सर इसमें व्हाट आर यू मोस्ट एक्साइटेड अबाउट इन न्यू टेक्नोलॉजी? सर अभी तो हमने ऐसी टेक्नोलॉजी लाई है, सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि रोड कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा, कितना मिट्टी डाली, कितना डाला, कौन सी क्वालिटी है, हमारे वही से वही हमारे इसमें आएगा। बदमाशी करने के लिए उसको यही नहीं, एआई का उपयोग कर रहे हैं और अभी ड्रोन से कर रहे हैं। अभी हमारे पास लिस्ट है कौन से रोड पर, तुम्हारे ये रोड पर किसने अतिक्रमण किया है, वो पूरे प्रॉपर्टी से डिटेल लिस्ट है, तो अभी कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो देखो, टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से हम टूवर्ड्स 100% परफेक्शन की ओर जाते हैं, ह्यूमन एरर ही नहीं है उसमें। तो जैसे यदि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बिजनेस शुरू करना है, सर अभी हम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हियर आर 18 to 20 years old, तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के लिए खूब कैपिटल की ज़रूरत है, डेट की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो सर एज 18 to 20 year olds हम क्या कर सकते हैं सर? देखो, पहली बात आपको बता दूँ, ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी, गुडविल एंड क्वालिटी इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st century। शॉर्टकट का उपयोग मत करिए, शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। एक आधी चीज़ महंगी होती है, सस्ता करने के बजाय खराब मत करिए। और इसलिए पहला बिजनेस करना है तो उसमें ये 4 बातें जरूर रखिए कि डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी, गुडविल एंड क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्टकट मत मारिए इसके लिए,
दूसरी बात, कमिटमेंट एंड ओनरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया मैं क्या करूँ, ये नहीं है। हर चीज़ ठीक ही होनी चाहिए। अभी हमने प्रीकास्ट को मैंडेटरी कर दिया है, रोड में, ब्रिजेस में काफ़ी टेक्नोलॉजी बदली है। अब वो आप जब इसमें जाना चाहोगे तो इक्विपमेंट अच्छे अच्छे आए हैं। तो मुझे लगता है कि रियल इस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में, रोड कंस्ट्रक्शन में, इरिगेशन में, ट्रांसपोर्ट में, बहुत जगह पर अभी हम 360 रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं। हम एयरपोर्ट जैसे बस पोर्ट बनाना चाहते हैं। अभी हम रोड साइड एम्यूनिटीज़ बना रहे हैं। तो देयर इज ह्यूज पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज। अभी हमने ये बैरियर्स हटा दिए। हमने नई टेक्नोलॉजी लाई कि नंबर प्लेट का फ़ोटो निकालेंगे, फास्ट टैग भी आएगा। हमारा 10,000 करोड़ का फ़ायदा हुआ। अब हम कोई बदमाशी नहीं कर सकता और रुकना भी नहीं, ना टोल नाके पर कोई रोकेगा, ना हाथ दिखाएगा, कुछ नहीं। आप चले जाओ, आपका फ़ोटो आएगा, जितना आपने गया डिस्टेंस वो बराबर आपके बैंक अकाउंट से उतना पैसा निकल जाएगा, नो प्रॉब्लम। सर 2-3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बताइए जिन पे बच्चे काम कर सके। आज शुरू कर दें काम, जो आपको लगता है कि बच्चे कर सकते हैं। एक तो आपने रोड सेफ्टी का बताया कि सेफ्टी 1.8 लाख है, इसको नीचे लेकर आना है। और ऐसे हम इन्वायरमेंट में भी आप लोग काम करिए। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट टू वेल्थ, जैसे मैं आपको बताने के लिए शायद भूल गया कि जैसे नॉलेज टू वेल्थ है वैसे वेस्ट टू वेल्थ है। तो आप वेस्ट मटेरियल से क्या कर सकते हो, देखिए आपका इनोवेशन जो होता है। अभी ये लकड़ी जैसा, प्लाईवुड जैसा बनता है, बहुत सी बाम्बू, ये मैंने 80 किलोमीटर क्रैश बैरियर बाम्बू के बना है। हमने प्लास्टिक और यूज रबर, वेस्ट रबर बिटुमेन में डाला है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है। वाटर कंजर्वेशन में मैं तो ज़्यादातर एग्रीकल्चर में काम करता हूँ। अब मेरे फार्म में एआई है, वेदर स्टेशन है, बाद में मॉइस्चर होने का लगा है, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ है, और बारामती विज्ञान केंद्र के साथ, और अमेरिकन सैटेलाइट मेरे खेत के फ़ोटो निकाल कर मुझे बताता है आप कौन सी डिसीज़ आने वाला है, पानी देना है। 50% पानी की बचत, 50% इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र की बचत, और 50% प्रोडक्टिविटी बढ़ रही। तो टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हर फील्ड में। सर आपने बहुत डिफिकल्ट डिसीजंस लिए हैं, जैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आपने लागू करे, आपने एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करी, पीपीपी, स्क्रैपिंग पॉलिसी विच वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन आई एम श्योर एज वेल। तो सर सबको साथ कैसे लेके चलते हैं सर, क्योंकि इतने इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, कंपनीज हैं, ऑपोजिशन है। यू आर वन ऑफ द मोस्ट लव्ड मिनिस्टर्स ऑन द अदर साइड ऑफ द आइल ऑल्सो। माई फादर सिट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द आइल and he himself tells me how much he and his team also they respect you. Sir, how are you able to gather that? देखिए, तुम्हारे किसी चीज़ में वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं तो फिर नेचुरली लोग तुम्हारी तरफ संशय से देखते हैं। मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट हूँ, करप्शन फ्री हूँ, टाइम बाउंड हूँ, और क्वालिटी के प्रति मेरी ओनरशिप है। देखो, ये बात ज़रूर है। अभी एक बहुत बड़े हास्य व्यंग्य कवि है, वो आप भी नाम जानते हैं, मैं नाम नहीं लेता उनका। वो मेरे घर पर अपने गाड़ी में बैठ कर आए, मिस्टर गडकरी, बताइए सर ये मेरी गाड़ी में कमी क्या है। बोले 15 साल हो गए, इतना ही, आप चला के देखो, मेरी गाड़ी परफेक्ट है, एवरेज अच्छा दे रही है, अच्छी चल रही है। तुम बोलते स्क्रैप करो, कल बोलोगे मेरी बीबी को भी स्क्रैप करो। मैंने कहा आपकी गाड़ी अच्छी होगी, पर 15 साल के बाद एक ट्रक जितना पोल्यूशन करती है उतने 4 नए ट्रक करते हैं। मैं जब स्टूडेंट था तो मेरी स्कूटर का एवरेज 32 किलोमीटर था, तो मैं घूमते फिरता था 32 किलोमीटर। अभी 80 और 85 और 90 तक पहुंचा है। टेक्नोलॉजी बदली है। तो आप अभी नई गाड़ी लीजिए, अब ये समय के साथ उसमें आपका फ़ायदा है, सेविंग होगा, तो ज़्यादा घूमता ही नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ समय कुछ निर्णय लोगों को, जैसे स्क्रैपिंग का है तो है प्रॉपर। अभी इस साल हमने 3 लाख गाड़ियों का स्क्रैपिंग किया है, और उससे क्या हुआ, उससे नेचुरली स्टील, उसका जो वेस्ट है, एल्यूमिनियम, स्टील, प्लास्टिक, न्यूमोनियम करके एक उसका एक अर्थ, रेयर अर्थ मटेरियल वगैरह सब काम में आते हैं। अब हमारे देश में हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट करते हैं, ये स्क्रैपिंग का हमारे पास आएगा। और दूसरी बात, नए व्हीकल जब लेंगे तो उसकी कंफर्ट, फ्यूल इफिशिएंसी, फ़र्क तो पड़ता ही है। मैंने देखा सर, जैसे अभी प्रियंका गांधी को आपने बुलाया और बात करी, तो और वो भी हंस रही थी पूरे टाइम पे, तो उस तरीके की रिलेशनशिप कहाँ देखने को मिलती है सर आजकल? देखिए साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी,
मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं होने चाहिए। वैचारिक मतभिन्नता हो सकती है अभी, पर रिलेशनशिप में तो कोई कारण नहीं इस बात का। आपने उनकी बात सुनी और जैसे उन्हें थोड़ा फनी हो गया था। हाँ, मैंने उनके चारों काम भी कर दिए। वो होने लायक थे, लीगल थे। अगर एक आधा नहीं होता तो मैं कहता हूँ कि भाई ये अड़चन है, ये नहीं हो सकता। सर अब स्टूडेंट्स की बात करें सर, जैसे आपने मेरे को पहले भी बोला कि ये कॉर्पोरेट वगैरह एक्सपोजर बहुत बढ़िया है, पर बच्चे को ज़मीन से जोड़ के रखना भी ज़रूरी है। तो सर यदि हमारे स्टूडेंट्स को एक एम्बिशन है कि हम भी पॉलिटिक्स में एंटर करें, तो सर आज की रियलिटी के हिसाब से वो क्या कर सकते हैं कि 10 साल 20 साल बाद वो इलेक्शन लड़ सकें? देखिए, पॉलिटिक्स डोंट सिलेक्ट एज ए करियर। पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और दुर्भाग्यवश ये हुआ है कि द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स मीन्स ओनली पावर पॉलिटिक्स। राजकारण मीन्स सत्ता कारण। वी नीड टू रिडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और एक्चुअली वही सही डेफिनेशन है, समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, पॉलिटिक्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इज द ट्रू मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। और दूसरी बात, देखो आपको क्या है कि मेरे को मंत्री बनना है, मेरे को एमएलए बनना है, मेरे को एमपी बनना है, हर मन में ये भाव होता है लोगों का, कोई गलत बात नहीं है। पर मुझे ये इसलिए बनना है कि मेरे परिवार का भला करने के लिए नहीं, मुझे बनना इसलिए कि देश का भला करना है, समाज का भला करना है, गांव गरीब मजदूर किसान का भला करना है। मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ, मेरा परिवार है, मेरे बिजनेस थे, मेरे लड़के देखते हैं, मैं भी कुछ बातें कोई मेरे भी घर की मर्यादा होती है, पर मैं अपना पेट भरने के बाद कुछ लोगों के लिए तो सोचूं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मुझे लगता है कि सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल सेंसिटिवनेस, ये भी व्यक्ति की बहुत बड़ी ऑर्नामेंट्स है। तो ये रखते हुए आप आगे जाइए। आपका भी जो सीमित स्वार्थ है, विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। तो पैसा ये जीवन का साधन है, साध्य नहीं हो सकता। राजनीति में अच्छी भी बातें हैं, बुरी भी बातें हैं। और मैं आपको बताता हूँ, चुनाव जीतने के लिए बुरी बातों के शॉर्टकट मारने की आवश्यकता नहीं है। आप सही काम करिए, एजुकेशन में, हेल्थ सर्विसेज में। मैं आपको बताता हूँ, गरीब लोगों के लिए मैं तो बहुत प्रोजेक्ट चलाता हूँ। मेरे सोशल प्रोजेक्ट का टर्नओवर 2,500 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट जो आप, हाँ, मेरी इन्वेस्टमेंट मैं कोई नहीं हुआ। मैं साड़िया से लेकर, चिंदियों से लेकर, ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर खूब काम करता हूँ, और वही काम करता हूँ मैं। और एक्चुअली मैं दिल्ली 2-3 दिन रहता हूँ, सब काम वही करता हूँ, फिर भी तुम लोग मेरे ऊपर खुश हैं, मुझे आश्चर्य लगता है। Nice, you're being humble, sir. So on the point of humility, we hear about all the successes, all the elections won, all the victories. Sir, वैसे आपकी लाइफ में what was the most lowest point? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मुझे 2 मिनट में, अभी आपके आ रहा था गाड़ी में, नींद आई, तो मैंने आते समय कहा कि उसको बोलो जाने के बाद थोड़ा कॉफ़ी पी लो ताकि नींद चले जाए। तो क्या होता है, मुझे, जो आदमी भविष्य की चिंता करता है वो दुखी होता है। तो तुम कोई यहाँ खुशी नहीं है। मैं राजस्थान के विधानसभा में एक बार गया था, तो मैंने वहाँ कहा था कि नगर सेवक इसलिए दुखी है कि वो एमएलए नहीं बना, एमएलए इसलिए दुखी है कि वो एमपी नहीं बना, एमपी इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बना, मंत्री इसलिए दुखी है कि वो अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, अच्छा डिपार्टमेंट जिसको मिला वो इसलिए दुखी है वो मुख्यमंत्री नहीं बना, और मुख्यमंत्री इसलिए दुखी है कि हाईकमांड रखती कि निकालती कब भरोसा रखती। तो मैंने कहा कि यह राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर है। पहली बात, भगवान ने अपने अवकाश से जो कुछ दिया है वो अवकाश से ज़्यादा दिया। ये खुश रहकर जियो और जीने दो और खुशी से रहो, चिंता मत। जितनी आप चिंता करोगे अपनी ज़िंदगी खराब होती है। मुझे एक बहुत बड़े फॉरेन की एक टीवी एजेंसी ने, मीडिया ने पूछा था प्रश्न कि तुम खूब सोचते होंगे, खूब काम करते होंगे, प्लानिंग करते होंगे, योजना बनाते होंगे। बोला मैं कुछ नहीं करता। बोले क्या करते हो? रोज़ सीरियसली एक ही बात सोचता हूँ
कि आज रात को कौन से होटल में जाना और क्या खाना है। और आप मेरे घर में रात को 12 बजे जाते हो तो 4 शेफ खड़े होते हैं, साहब क्या कल नाश्ते में क्या चाहिए, तो वो मेनू कार्ड रहता है। तो मैं बोलता हूँ आज ये बनाओ, ठीक। यही विचार होता है घर में, बाकी कुछ नहीं होता। आज रात को सर गुड़गांव आ रहे हो फिर आप? आज तो अभी तय नहीं किया है, पर आऊँगा तो मैं बता के नहीं आऊँगा। ये पुलिस वाले छोड़ते नहीं, वो क्या है, ये तुम्हारा अलग स्टेट लगता है ना। करेक्ट करेक्ट। अभी वो सुखदेव के ढाबे पे गया था मैं, तो वो हरियाणा के पुलिस उधर एकदम बहुत, हाँ, तो वो दिल्ली में मैं फिर रात को निकलता हूँ। सर एक्चुअली आपके लिए गिफ्ट है हमारे पास, इफ दैट्स ओके, कैन वी गेट द गिफ्ट प्लीज क्विकली। सर जैसे आपको टेक्नोलॉजी का काफ़ी शौक है, तो सर हमने ये दुबई से ग्लासेस मंगवाए हैं। सो दीज आर AR ग्लासेस, सो वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस हैं। आप ग्लासेस को डालेंगे तो जो पूरी स्क्रीन है वो आपको ग्लास में ही दिख जाएगी। तो अगली बार जब आप दौरे पे हो तो आपको फ़ोन देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ आप स्पेक्स पे ही देख पाएंगे। जरूर। तो ले, वुड यू लाइक टू ट्राई? अरे वाह, अभी आपको स्क्रीन दिख रही होगी। हाँ, प्ले कर। हाँ, ये तो आप राइट साइड में करेंगे तो आपको ऑडियंस दिखेगा, सेंटर में करेंगे तो आपको स्क्रीन दिखेगा। हमने बहुत सोचा आपको क्या गिफ्ट करें सर, तो हमें लगा यही बेस्ट है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का लॉन्च की वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू, वेरी नाइस।